मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम जानेंगे मौजूदा बाजार में क्या हो आपकी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। लाइफ हाई पर जब बाजार हो तो हाइब्रिड फंड क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। इस समय हाइब्रिड फंड में निवेश फायदे क्या हैं, कैसे हाइब्रिड फंड में आपको निवेश करना चाहिए, कितना परसेंटेज आपको अपने पोर्टफोलियो का हाइब्रिड फंड में एलोकेट करना चाहिए। ये तमाम कुछ ऐसी बारीकियां हैं जिस पर आज करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। पंकज मटवाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, और एहाब दलवई, फंड मैनेजर, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी। बहुत स्वागत करते हैं दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो लाइफ हाई पर बाजार, और इस टाइम पर हर कोई चाहता है कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाए जिससे कि बाजार के इस लाइफ टाइम हाई का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो हम जानना चाहते हैं कि हाई पर हाइब्रिड निवेश क्या करना सही रहता है। पंकज जी, क्या ये मौका सही है लाइफ हाई पर जब बाजार है तो हाइब्रिड फंड में निवेश करें? स्वाति नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, वैसे तो पोर्टफोलियो में हमेशा ही एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन की जरूरत होती है। तो पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लास होने चाहिए। लेकिन इस वक्त पर जब मार्केट में काफी रैली हो चुकी है, तो ऐसे में यदि आपके पास इस तरह के अगेन लेकिन ऐसे फंड्स जहां पर एक से ज्यादा एसेट क्लासेस हो, फिर उसमें चाहे इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन हो या इक्विटी डेट और गोल्ड हो, लेकिन अगर इक्विटी के साथ साथ दूसरे एसेट क्लासेस भी होंगे तो शायद ये पोर्टफोलियो के रिस्क को कम करने और बेटर रिटर्न्स डिलीवर करने में हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो पोर्टफोलियो के रिस्क कम करने, बेटर रिटर्न देने के लिए हाइब्रिड कैटेगरी इस टाइम पे अच्छी हो सकती है। एहाब, आपकी नजर में, क्योंकि हाइब्रिड अपने आप में एक कैटेगरी है और उसमें बहुत तरीके के फंड आते हैं, इस टाइम पर जब हम देखते हैं कि बाजार की वैल्यूएशन काफी हाई है, बाजार काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर कौन से फंड्स इस टाइम पे अच्छे माने जाते हैं? जी, देखिए हाइब्रिड में काफ़ी अनेक फंड्स हैं, तो उसमें आपको मल्टी एसेट फंड मिल सकता है, आपको बैलेंस एडवांटेज फंड मिल सकता है, एक एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी भी है। बट मेरा मानना है कि मल्टी एसेट फंड भी एक अच्छा निवेशों के लिए एक अच्छी कैटेगरी है। एंड ये कैटेगरी भी आप थोड़ा उसका हिस्ट्री देखेंगे तो पिछले 5 साल में जब सेबी ने स्कीम कैटेगराइजेशन इनिशिएट किया था, तब ये कैटेगरी प्रेडोमिनेंटली तब चालू हुआ था। तो इसमें है कि मिनिमम 10% एलोकेशन होना चाहिए इक्विटी, डेट या गोल्ड या कोई अन्य कमोडिटीज में। एंड जैसे पंकज जी ने बताया कि इसका सबसे ज्यादा फायदा ये है ये कैटेगरी का कि ये निवेशक का जो रिस्क प्रोफाइल है वो काफी लेवल तक कम कर देता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। एंड जनरली आप एक प्योर इक्विटी फंड देखते हैं तो वो रिस्क कम कर लेता है थ्रू डाइवर्सिफाइंग थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स या कोई स्टॉक लेवल कंसंट्रेशन कम करके। ये कैटेगरी एक स्टेप और आगे जाके बाय एडिंग डिफरेंट एसेट क्लासेस थोड़ा उसका रिस्क प्रोफाइल काफी कम कर देता है। तो उसका ये एंड रिजल्ट ये है कि ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस इसका रिटर्न प्रोफाइल काफी सुधर जाता है एक निवेशक के लिए। ओके, मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी की आपने बात की, क्योंकि कम से कम 3 एसेट क्लास में निवेश होता है, जैसा एहाब आपने बताया भी। और इसकी खासियत यह है कि गोल्ड में भी एक्सपोजर देता है, क्योंकि आप फंड मैनेज भी करते हैं मल्टी एसेट का। आईसीआईसीआई प्रू के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड्स हैं। क्या कॉम्पोजिशन ध्यान में रखा जाता है एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, स्पेशली जैसे अभी बाजार हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हर कैटेगरी में कम से कम 10% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो कौन सा कैटेगरी हैवी एक फंड मैनेजर रखते हैं, बाजार को कैसे मेजर किया जाता है, किस तरीके से कैलकुलेट करके स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ऐसे किसी फंड में? सी देखिए, आप अगर ईच कैटेगरी या ईच एसेट क्लास का लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे तो ऑब्वियसली इक्विटीज ऑन अ बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में इक्विटीज अच्छा करता है वर्सेस डेट और एनी अदर कमोडिटी बी इट गोल्ड। बट अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखेंगे, अलग अलग एसेट क्लासेस अलग अलग फेज ऑफ द मार्केट डिफरेंट रिटर्न्स जनरेट करते हैं।
तो हमारा एज़ पोर्टफोलियो मैनेजर ऑफ मल्टी एसेट फंड हमारा ये कर्तव्य है कि टू आइडेंटिफाई जो हम करंट मार्केट फेज़ में हैं, कौन-सा एसेट क्लास अच्छा रिटर्न दे सकता है एंड अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ एलोकेशन टू दैट एसेट क्लास। बट जनरली लाइक एट लीस्ट हमारा जो फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, वो प्रेडोमिनेंटली इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। बट टैक्टिकली अगर हमें लग रहा है कि अभी ये फेज़ ऑफ द मार्केट या डेट आउट परफॉर्म कर सकता है इक्विटी को या गोल्ड आउट परफॉर्म कर सकता है, तो हम टैक्टिकली वो एसेट क्लास का एलोकेशन बढ़ा देते हैं। बट प्रेडोमिनेंटली वो इक्विटी फंड रहते हैं, बट टैक्टिकली यू टेक कॉल्स ऑन द अदर टू एसेट क्लासेस एंड वी ट्राई टू इंक्रीज एलोकेशन टू दोस एसेट क्लासेस। ओके, तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो कि ऐसे बाजार में कारगर साबित हो सकता है। पंकज जी, आपकी नज़र में कोई एक इन्वेस्टर जिसको अलग अलग एसेट क्लास का एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि रीट्स, इनविट्स, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड और बाकी जो मेजर एसेट क्लासेस हैं, इक्विटी और डेट है, उसका भी इसमें एक्सपोजर होता है। तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कैसे निवेशक के लिए ज्यादा सही माने जाते हैं? कितना परसेंटेज ऑफ आपका पोर्टफोलियो ऐसे फंड में होना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी अगर आप आपका एक्सपोजर इक्विटी डेट में है या गोल्ड में है, तो आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऐसे किसी फंड के लिए? बिल्कुल स्वाति, जैसा मैंने कहा कि एसेट एलोकेशन जरूरी है और उसके लिए आपके पास इक्विटी, डेट, गोल्ड सभी होना चाहिए। तो आप अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक फायदा फिर भी मैं कहूंगा, अगर आपके पास पहले से इक्विटी, डेट, गोल्ड सब कुछ है, तब भी आप अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को ऐड कर सकते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि अपने हिसाब से आप समय समय पर पोर्टफोलियो की रिबैलेंसिंग नहीं कर सकते। तो मान लीजिए आपने ऑलरेडी इक्विटी में किया हुआ है, डेट में किया हुआ है, गोल्ड में किया हुआ है, लेकिन इस फंड के हिसाब से, यानी कि अगर लगता है फंड मैनेजर को कि किसी एसेट क्लास में ज्यादा एक्सपोजर लेना है, तो वो पॉसिबल है। तो पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग जो है वो यहां पर हो सकती है। तो उस हिसाब से, क्योंकि अगर आपने डिसाइड किया कि 70% आपने इक्विटी ले लिया, 20% डेट में है, 10% गोल्ड में है, इस तरह से आपने एक एलोकेशन किया और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन किसी वक्त पर अगर ऐसा लगता है कि गोल्ड में या डेट में एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए, तो इस फंड में निवेश करने से फायदा यह होगा कि फंड मैनेजर के हिसाब से वो एलोकेशन कम ज्यादा हो सकता है और उसका बेनिफिट इन्वेस्टर को मिल सकता है। तो इसके लिए एक तो यह है कि आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, और दूसरी बात यहां पर जैसे मैंने कहा कि इस फंड के हिसाब से आप रिबैलेंसिंग को ध्यान रखते हुए एक्सपोजर ले सकते हैं। एक बात और भी है, वो है टैक्स को लेकर। जब खुद आप रीबैलेंसिंग करेंगे, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी भी हो सकती है। लेकिन यदि आप इस फंड के जरिए करते हैं, तो वो भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आपके शायद थोड़े बेहतर यहां पर निकल कर आ सकते हैं। ओके, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की खासियत के बारे में हमने जाना। यहाँ पे एक और काफी फेमस कैटेगरी है ऑफ हाइब्रिड कैटेगरी, जिसको हम बैलेंस एडवांटेज फंड कहते हैं। और इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इसका प्रचलन बढ़ा है, स्पेशली वॉलेटिलिटी में काफ़ी इसमें निवेश करने की सलाह दी जाती है। अभी इस मौजूदा समय में बैलेंस एडवांटेज फंड की जो सूटेबिलिटी है किसी के फंड में, वो कैसी है? देखिए, हम अलग-अलग हाइब्रिड फंड्स हैं, उसको रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। तो मल्टी एसेट फंड में मेरे हिसाब से थोड़ा हाई रिस्क है वर्सेस अ बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड का रिस्क लेवल और प्रोफाइल थोड़ा कम होगा वर्सेस अ मल्टी एसेट फंड। बट निवेशक को ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप कम रिस्क ले रहे हैं, तो उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी कम होना चाहिए। तो अगर आप मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बिकॉज़ आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, तो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए बैलेंस एडवांटेज फंड से। और अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज़ आप कम रिस्क ले रहे हो, तो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा कम होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, बैलेंस एडवांटेज फंड जो हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो फंड है, वो एक बैक टेस्टेड एंड मॉडल पे रन होता है, वैल्यूएशन मॉडल है।
एंड हम लोग ने वो द लास्ट 10 इयर्स इस मॉडल को ट्राइड एंड टेस्ट किया है, व्हिच एंड इट हैज हेल्प्ड अस जनरेट गुड रिटर्न्स ओवर दिस लॉन्ग 10 इयर्स फॉर अस। बट इसका रिस्क प्रोफाइल कम है, एंड इट इज ये जो मॉडल है जो काउंटर सिक्लिकल मॉडल है हमारा। तो जैसे मार्केट ऊपर जाता है, जैसे वैल्यूएशंस ऊपर जाता है, हम इक्विटी लेवल इस फंड में कम करते हैं, और जैसे मार्केट गिरता है हम इक्विटी लेवल बढ़ा देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर से कोविड के टाइम जब मार्केट काफी गिर रहा था, तब हमने हमारा जो इक्विटी एलोकेशन था ऑलमोस्ट मैक्सिमम लेवल तक लेके गए थे। बट हम लोग कम लेवल पे भी रन करते हैं इसको एंड ये प्रिडोमिनेटली वैल्यूएशन बेस्ड मॉडल। ओके, तो इनफैक्ट पंकज जी, बैलेंस एडवांटेज फंड कैसे इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि सूटेबिलिटी पोर्टफोलियो की जिसमें हम बात कर रहे हैं, किन निवेशकों को ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल स्वाति, इससे पहले एक बात बताऊंगा कि ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी बहुत अच्छी है, जहां पर आप इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फंड मैनेजर्स तय करते हैं कि इक्विटी एलोकेशन और डेट एलोकेशन का रेशियो क्या होना चाहिए, और समय समय पर ये बदलता भी है। लेकिन एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग फंड हाउसेस की अलग स्ट्रेटेजी है। जैसे कि अभी दलवाई साहब कह रहे थे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की जो स्ट्रेटेजी है वो काउंटर सिक्लिकल है, जबकि कुछ फंड्स में प्रो सिक्लिकल भी हो सकती है। तो इन्वेस्टर्स इस बात का ध्यान जरूर दें कि उनको कितना रिस्क लेना है और किस बैलेंस एडवांटेज फंड में उन्हें इन्वेस्ट करना है। तो सिर्फ रिटर्न नहीं, लेकिन यह देखना जरूरी है कि फंड किस तरह से मैनेज हो रहा है। तो आपने पूछा कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को करना चाहिए, तो पहली बात तो यह है कि आप ये देखें कि अगर आपको ज्यादा जोखिम नहीं लेना है, आप चाहते हैं कि जब मार्केट एक्सपेंसिव हो उस वक्त पर इक्विटी एलोकेशन फंड में कम रहे, भले ही रिटर्न्स थोड़ा कम हो जाए, तो ऐसे में ऐसा बैलेंस एडवांटेज फंड जिस तरह जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रन करता है वो अच्छा हो सकता है। अगर आप अग्रेसिव हैं और आपको इस तरह के फंड में करना है कि मार्केट के साथ चलना है, तो इक्विटी एलोकेशन ज्यादा हो, तो इस तरह के बैलेंस एडवांटेज फंड भी आप ट्राई कर सकते हैं। पर यह ध्यान रहे कि यदि आपको हाइब्रिड एसेट एलोकेशन, यानी कि आपका निवेश इक्विटी डेट में दोनों हो, बैलेंस हो, बहुत अच्छे रिटर्न्स ना सही लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो, तो ऐसे में बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए सुटेबल हो सकता है। ओके, तो बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है ऐसे बाजार के माहौल में। एक और कैटेगरी है यहाँ एग्रेसिव हाइब्रिड, जैसा नाम ही कहता है। हम ज्यादातर देखते हैं कि इसका निवेश इक्विटी में है, तो अभी इक्विटी बाजार का फायदा लेना है। इनफैक्ट जो थोड़े एग्रेसिव टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हाइब्रिड कैटेगरी में ये एक अच्छा ऑप्शन है अभी। जी, ये भी एक ऑप्शन है निवेशक के लिए। बट इस ऑप्शन में जनरली जो ऑब्जर्व किया है कि ये जो एलोकेशन है वो एक समान रहता है इक्विटी एंड डेट का। तो अगर निवेशक का व्यू है कि बाजार में अभी आगे जाके ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगा, तो आई थिंक ये फंड ठीक है उसके लिए। बट अगर निवेशक का व्यू है कि आगे जाके बाजार में काफी वॉलेटिलिटी होगा, तो मेरा मानना है कि ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो वॉलेटिलिटी को भी रिटर्न में कन्वर्ट करके निवेशक को रिटर्न दे सकते हैं। तो उस कैटेगरी में बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड बैठते हैं, क्योंकि वो अपना जो इक्विटी एलोकेशन है वो एक समान नहीं रखते। तो वो ऊपर नीचे होते रहता है इक्विटी लेवल बाजार के वैल्यूएशन के बेसिस पे। तो अगर वॉलेटिलिटी कम है तो मैं सजेस्ट करूंगा एग्रेसिव हाइब्रिड। तो अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड सही है। एक और कैटेगरी के बारे में चर्चा करना जरूरी है विद इन हाइब्रिड, जिसको हम इक्विटी सेविंग स्कीम के नाम से जानते हैं। पंकज जी, आपसे ही जानेंगे क्योंकि इसमें कुछ अलग कॉम्पोजिशन है, आर्बिट्राज का हिस्सा होता है, इक्विटी आर्बिट्राज अपार्ट फ्रॉम इक्विटी एंड डेट। कम से कम 65% इक्विटी में निवेश होना बेहद जरूरी है। तो ये इक्विटी सेविंग स्कीम किस तरह काम करता है? बिल्कुल स्वाति, देखिए ये भी हाइब्रिड स्कीम है जहां पर इक्विटी और डेट दोनों में निवेश होता है, लेकिन यहां पर जो सेबी का मैंडेट है 10% एलोकेशन यहां पर मिनिमम डेट में होना चाहिए। तो इसका मतलब बाकी इक्विटी में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो इक्विटी है वो नेट इक्विटी है। यहां पर आर्बिट्राज के थ्रू इक्विटी एलोकेशन को बढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि रिस्क इसमें कम है
यदि आप ऐसा मान के चले कि 80-90% अगर इक्विटी होगा तो इक्विटी फंड हो जाएगा, लेकिन ये एक तरह से हाइब्रिड है जहां पर आर्बिट्राज का मतलब होता है कि आप जैसे कि डेरिवेटिव में सेल कर रहे हैं, इक्विटी में स्पॉट मार्केट में बाई कर रहे हैं, तो इस तरह से आपने उसको आर्बिट्राज किया, डिफरेंट प्राइजेस जो हैं डिफरेंट मार्केट्स में उसका फायदा लिया और इस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। इसका बड़ा फायदा यह होता है कि यहां पर जो टैक्सेशन है वो इक्विटी वाला टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जो ग्रॉस आपका एलोकेशन है इक्विटी में वो 65% के ऊपर रहता है मिनिमम। तो यानी कि एक साल से पहले यदि आप रिडीम करते हैं, एक साल या उससे पहले, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, 15% का टैक्स लगेगा। और एक साल होल्ड करने के बाद यदि आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो फिर 1 लाख तक का जो रिडम्पशन होता है, 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, सॉरी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। और अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख जो कैपिटल गेन्स है उस पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो यहां पर ये स्कीम जो होती है दूसरी हाइब्रिड या दूसरे फंड्स के मुकाबले बेहतर साबित हो सकती है। तो यानी कि कम रिस्क है और टैक्स के हिसाब से टैक्स एफिशिएंट है। पैसा शॉर्ट टर्म में पार्क करना हो तो उसके लिए अच्छी मानी जा सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा पार्क करने के लिए अच्छी स्कीम, इक्विटी सेविंग स्कीम। यहाँ एसेट एलोकेशन इस टाइम पर स्पेशली जब हम बात करते हैं मार्केट के एक्सट्रीम मूवमेंट्स में, और हम तो पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी बड़ा एक उछाल बाजार में देख रहे हैं, एसेट एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस टाइम पर एसेट एलोकेशन अगर बिगड़ जाए, रीबैलेंसिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है एसेट एलोकेशन का, कैसे निवेशक इसको अप्रोच करे अभी? देखिए, जो एसेट एलोकेशन का जो है वो जनरली अगर कोई निवेशक ये हाइब्रिड स्कीम्स में आता है तो वो एसेट एलोकेशन पंकज जी ने जैसे बताया वो फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एंड फंड मैनेजर्स जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखा है कि एक प्रोसेस होना चाहिए एसेट एलोकेशन का, क्योंकि एंड हमने एटलीस्ट इन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड एक काउंटर सिक्लिकल अप्रोच अपनाया है एसेट एलोकेशन का, क्योंकि हमने देखा है हिस्टोरिकली ऑल्सो कि जब ज्यादा रिटर्न आ जाता है, ज्यादा जल्दी रिटर्न आ जाता है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके इक्विटी लेवल थोड़ा कम करके एंड उस तभी डेट में इन्वेस्ट करके एंड कैपिटल को प्रोटेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो समय में। बट जैसे मार्केट सस्ता हो जाता है तब एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तब पोटेंशियल और एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हाई इन एट दैट। तो वो स्ट्रैटेजी अपना के हम लोग एक एसेट एलोकेशन करते हैं हमारे काफी हाइब्रिड स्कीम्स में, बैलेंस एडवांटेज फंड हो, मल्टी एसेट फंड हो, क्योंकि हमारा कोर बिलीफ है कि काउंटर सिक्लिकल अप्रोच से निवेशक का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब मार्केट एक्सपेंसिव है तब कैपिटल प्रोटेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जब मार्केट सस्ता है, जब काफी डर है मार्केट में कि इन्वेस्ट करें या ना करें, तभी इन्वेस्ट करना, और क्योंकि तब एक्सपेक्टेड रिटर्न काफी अच्छा हो सकता है आगे जाके। तो वो अप्रोच से हम एसेट एलोकेशन कर लेते हैं एंड ये क्वाइट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हम मंथ एंड में डिसाइड करते हैं कि क्या एलोकेशन होना चाहिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड थोड़ा हम लोग के पास इंटरनल मॉडल्स या एक फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पे हम ये अपनाते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट मल्टी एसेट की जब बात हो रही थी, एक सवाल उससे जुड़ा हुआ दिमाग में ये आ रहा था कि जब से डेट टैक्सेशन में बदलाव हुआ है तो स्कीम स्ट्रक्चर के मुताबिक इक्विटी या डेट टैक्सेशन हो सकता है। तो एज अ फंड मैनेजर आपने क्या रास्ता अपनाया जिससे निवेशकों को टैक्सेशन का फायदा मिले? हमारा जो ये मल्टी एसेट फंड है वो हमेशा से इक्विटी टैक्सेशन फंड रहा है। तो हम ग्रॉस बेसिस पे हमेशा 65 के ऊपर इक्विटी रखा है हम लोगों ने। टैक्सेशन चेंजेस की वजह से कुछ फंड स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं किया हमने, हमेशा से इक्विटी स्ट्रक्चर रहा है। तो और अगर हमें इक्विटी लेवल थोड़ा कम करना है, पंकज जी ने जैसे बताया कि हम थोड़ा आर्बिट्राज बिठा सकते हैं, बट प्रिडोमिनेंटली हमेशा ये इक्विटी फंड रहा। ऑल राइट पंकज जी, बिकॉज ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। हमने कुछ कैटेगरीज की सूटेबिलिटी के बारे में भी बात की, पर अगर हम कैटेगोरिकली एक कंजर्वेटिव निवेशक के ध्यान से समझे,
एक मॉडरेट रिस्क टेकर हैं, एक अग्रेसिव निवेशक हैं, उनके लिए विद इन हाइब्रिड सब कुछ है। पर अगर हम थोड़ा सा इसको बहुत ही प्लेन शब्दों में समझे तो एक कम जोखिम वाले के लिए और एक ज्यादा जोखिम वाले निवेशक के लिए विद इन हाइब्रिड में कौन सी कैटेगरी सही है? देखिए, सभी कैटेगरी की इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर किसी को बिल्कुल कंजर्वेटिव अप्रोच रखनी है और इक्विटी में निवेश बहुत ही कम करना है तो यहाँ पर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या फिर इक्विटी सेविंग्स फंड जो हैं वो सही कैटेगरीज हो सकती हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि समय के अनुसार आपको अच्छे रिटर्न भी मिल सके और आपका निवेश दोनों में या मल्टीपल एसेट क्लासेस में हो, तो ऐसे में बैलेंस एडवांटेज फंड और साथ ही मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये दो कैटेगरी बहुत सही रहेंगी। और ऐसे इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि हमें एक बस फिक्स फॉर्मूला अपनाना है और लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना है, मतलब समय के अनुसार उन्हें कोई पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग हो, उसका फायदा मिले, ऐसा नहीं सोचना है, तो फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो है जहां पर मिनिमम 65% एलोकेशन हमेशा ही इक्विटी में रहेगा, उस तरह की कैटेगरी को अपना सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के लिए जो चाहते हैं कि समय के अनुसार फायदा मिल सके, उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड और साथ ही मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये बहुत ही अच्छी कैटेगरीज है। ओके, और लास्ट कमेंट इहाब आपकी तरफ से, एक जो इन्वेस्टर हैं कोई एक अच्छा हाइब्रिड फंड अपने लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो में, तो कौन से टू डूज हैं, मतलब क्या तैयारी वो करें किसी एक हाइब्रिड फंड में निवेश करने से पहले? जी। देखिए, कभी भी कोई निवेशक इन्वेस्ट करता है कोई भी फंड में, फंड का जो मैंडेट है या फंड ने जो कम्युनिकेट किया है कि हम ये करते हैं, तो निवेशक ने चेक करना चाहिए हिस्टोरिकली अगर ये फंड ने किया है कि नहीं। अगर हम बता रहे हैं कि हम बैलेंस एडवांटेज फंड को एक काउंटर सिक्लिकल अप्रोच से अपनाते हैं, तो निवेशक ने देखना चाहिए कि इन लोग ने हमने कोविड के टाइम में इक्विटी एलोकेशन बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था। तो थोड़ा स्टडी करके हिस्टोरिकल नंबर्स या हिस्टोरिकल इक्विटी लेवल्स को ध्यान रखते हुए थोड़ी स्टडी करके निवेशक ने अपनाना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए कोई भी फंड में। तो वो एक चेकलिस्ट में निवेशक डाल सकते हैं कि अगर जो फंड हाउस बोल रहे हैं वो एक्चुअली फंड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अपनी तैयारी करें और उसके बाद एक अच्छा हाइब्रिड फंड आपके अपने लिए चुन सकते हैं और उसकी बारीकियां इहाब आपने बताई। पंकज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ मनी गुरु में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।